हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम इस मुख्तसर वीडियो में बात करेंगे पटवारी पेपर की जो जेकेएसएसबी ने 2018 में लिया है। मैं खुद बाइसे एक एस्पिरेंट इस पेपर में अपीयर हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह ये पेपर मैंने क्वालिफाई भी किया था। यानी जेकेएसएसबी की तरफ से जो पटवारी एग्जाम लिया गया था, मैंने इसको क्वालिफाई भी किया था। तो आज मुझे ये पेपर हाथ लगा और मैंने ये सोचा है कि मैं इस पेपर को आपके सामने रख दूं। आप सारे एस्पिरेंट जानते हैं कि 31 मार्च 2024 को जेकेएसएसबी के द्वारा पटवारी का एग्जाम लिया जा रहा है। सब दोस्तों ने अपनी अपनी तरफ से प्रेपरेशन जरूर की होगी। कुछ दोस्तों ने कुछ ज्यादा ही मेहनत की होगी, एफर्ट्स लगाए होंगे, टाइम लगाया होगा। कुछ ने तो बहुत ज्यादा कुर्बानी भी दी होंगी। कोई प्राइवेट स्कूल जाता होगा तो उसने वो छोड़ दिया होगा। और मेरे मतलब ये कि हर बंदे ने अपनी अपनी तरफ से कुर्बानियां दी होंगी इस एग्जाम के लिए, ताकि इस बार मेरा जो नाम है वो इसमें फिगर होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हर बंदा ये सोच रहा होगा कि जेके एसएसबी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो आज मैंने इस पेपर को आपके सामने इसलिए लाया है ताकि आप ये एनालाइज करें कि जेके एसएसबी किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है। हालांकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे एंड के भी है, लेकिन अगरचे अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे एंड के एग्जिस्ट नहीं होता, लेकिन उस समय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे एंड के एग्जिस्ट होता था। इसलिए कुछ सवालात आप इस पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे एंड के हवाले से भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पेपर पे देखते हैं कि कौन कौन से सवाल जेकेएसएसबी ने पूछे हैं पटवारी एग्जाम के हवाले 2018 में, ताकि आप ये देखें कि मेरी प्रेपरेशन जो है किस लेवल की है। और ये जरूर मुझे कमेंट में लिखिएगा कि आपको इस पेपर से कितने क्वेश्चन आए, यानी आपने इसमें कितने क्वेश्चन करेक्ट किए। हालांकि मैंने यहाँ पे आंसर हाईलाइट किया है, मगर खुद आप अंदाजा कीजिएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, डू राइट ऑनेस्टली इन द कमेंट बॉक्स हाउ मेनी क्वेश्चंस यू डिड करेक्ट। डू मेंशन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द स्टेट जुडिशरी ऑफ जे, if any question arises to the age of a judge of the High Court, the question shall be decided finally by। अगर स्टेट हाई कोर्ट के जज के एज का कोई भी मसला आता है, उसके एज के लिहाज से कोई क्वेश्चन अराइज होता है, तो फिर इस मैटर को सॉल्व करने के लिए फाइनल डिसीजन किसका होता है। ये सवाल पूछा था जेकेएसएसबी ने। तो अब इसके चार ऑप्शन दिए गए: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट एंड स्टेट स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इन चार में से जो इसका सही ऑप्शन था दैट वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और याद रखिएगा, द although the final decision is made by the president of India, but it's made with the consultation of Chief Justice of India। ये भी आपको याद रखना होगा। अगर जो फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन प्रेसिडेंट खुद नहीं करता, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन लेता है। तो उसके बाद जो एसएसबी ने दूसरा क्वेश्चन पूछा था, आप मुझे बताइए कि आपको ये क्वेश्चन पता था। तो मुझे जरूर लिखना कि कितने क्वेश्चन आपने इसमें सही किए। तो उसके बाद जो एसएसबी ने पूछा था, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। याद रखिएगा, ये एक एक्ट है enacted by parliament in 2002, is enforceable in the state of Jammu and Kashmir। क्लियर है? तो हमें बताना है कि ये जो एक्ट है ये किसने हेल्ड किया था। हमें उन दो जस्टिस का नाम बताना होगा जिन्होंने इस एक्ट को हेल्ड किया था जम्मू कश्मीर में। तो उनमें से है जस्टिस मुजफ्फर हुसैन अतार और जस्टिस अली मोहम्मद मागरे। याद रखिएगा। उसके बाद एसएसबी ने क्या पूछा था, द गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज द पावर
to make rules with respect to the procedure as to the communication between the two houses of legislature in consultation with whom among the following। उम्मीद है आपने सवाल को अच्छी तरह से समझा होगा। गवर्नर की डिस्क्रिशन होती है, गवर्नर का ये पावर होता है कि वो रूल्स बना सकता है, चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या लेजिस्लेटिव असेंबली हो। लेकिन अब अगर वो रूल बनाए, चाहे वो कम्युनिकेशन के हवाले से हो या किसी और मैटर के हवाले से हो, मगर मसला ये है कि ये गवर्नर किन के कंसल्टेशन लेता है। एक तो ये लेता है कंसल्टेंट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरी कंसल्टेशन इसकी होती है चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। हालांकि एज पर J&K Reorganization Act 2019, this legislative council does not exist now in J&K, as this legislative assembly got abolished uh, when J&K Reorganization Act 2019 came into existence। तो उसके बाद जो सवाल है, एज पर द स्टेट जुडिशरी ऑफ J&K, याद रखिएगा J&K स्टेट जुडिशरी के हवाले से ओथ एंड एफर्मेशन जो होती है जजेस की, जज ऑफ हाई कोर्ट की, उनका ये ओथ एंड एफर्मेशन जो है ये J&K कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट, सेकंड शेड्यूल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये किस में मेंशन है? फिफ्थ शेड्यूल में। यानी अगरचे आज ये कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल अब वजूद में नहीं है, लेकिन व्हेन इट वाज इन फोर्स, the oath and affirmation of the judges of high court, it used to exist in the fifth schedule of J&K constitution। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा था? एज पर J&K कॉन्स्टिट्यूशन, appointment of officers and servants of the high court shall be made by the, याद रखिएगा। तो सवाल क्या पूछता है? सवाल पूछता है कि अगर हाई कोर्ट में ऑफिसर्स को लगाना हो, कोई अपॉइंटमेंट हो या सर्वेंट्स को लगाना हो, हम ऐसा बता सकते हैं कि हाई कोर्ट पे किसी को अपॉइंट करना हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट्स होते हैं, सीनियर असिस्टेंट्स होते हैं, क्लास फोर्थ होते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, तो ये किसकी डिस्क्रिशन है? कौन इन अपॉइंटमेंट्स को कर सकता है? गवर्नर कर सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकता है, या चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट कर सकता है। बिल्कुल, ये J&K कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये कर सकता था चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, याद रखिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ये वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल कल स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम में JK SSB ने पूछा था। Prior to the Constitution of J&K, in Sixth Amendment Act 1965, the head of the state was designated as, ऐसे आप याद रखें, मैं आपको अपने अल्फाज में बता दूं ये क्या कहना चाहता है। J&K कॉन्स्टिट्यूशन का जब सिक्स अमेंडमेंट हो गया 1965 में, उसके क्या हो गया? तब से जम्मू कश्मीर में गवर्नर हो गया। हालांकि गवर्नर उससे पहले भी था, लेकिन इस गवर्नर को 1965 के पहले किस नाम से जानते थे? तो इन 19 still 1965 governor was used to designate as Sadr Riyasat, and in 1965 his designation was changed as governor till 1965 ये था सदर रियासत, और 1965 में इसको किस नाम का लकब दिया गया है? सिंपली गवर्नर, जिस नाम से आज भी स्टेट में गवर्नर्स होते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47, द नंबर ऑफ वुमेन टू बी नॉमिनेटेड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय द गवर्नर इज, ये क्या था? 2। गवर्नर जो है वो सेक्शन 47 के मुताबिक वुमेन को अगर नॉमिनेट करे लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो उसके लिए जो तादाद थी वो 2 थी, याद रखिएगा। Provisions in case of failure of constitutional machinery in the state is provided under which section of Jammu and Kashmir Constitution, याद रखिएगा। इसका जो आंसर है बिल्कुल 92।
टू इसका आंसर है। तो सवाल अगर दूसरे अल्फाज में मैं कहूं तो ये कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी यहाँ पे फेल हो जाए, यानी गवर्नमेंट फेल हो जाए, तो दूसरी तरफ गवर्नर रूल अगर इम्पोज करना हो स्टेट पे, तो वो किस सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो गवर्नर रूल इम्पोज किया जा सकता था। तो ये इट वाज बीइंग इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 92, यानी गवर्नर रूल 92 सेक्शन के तहत इम्पोज किया जाता था। अंडर सेक्शन 92 ऑफ आर्टिकल 3, अंडर सेक्शन 92 ऑफ आर्टिकल 356 of J&K Constitution. Any such proclamation, whether varied from subsection 2 or not, shall accept where it's a proclamation revoking a previous proclamation cease to operate at the expiration of. तो सवाल क्या कहता है कि गवर्नर ने कोई प्रोक्लेमेशन लगाई है, या ऐसा हम कह सकते हैं अपने अल्फाज में कि गवर्नर रूल इम्पोज हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली ये प्रोक्लेमेशन जो है, ये रूल जो है, ये आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स खुद ब खुद जो है एक्सपायर हो जाता था। उसको फिर रिवोकेशन ऑर्डर नहीं निकालना पड़ता, लिहाजा वो खुद उसका एक्सपायरी जो होता था वो 6 मंथ्स होता था, लिहाजा 6 मंथ्स के बाद वो खुद ब खुद एक्सपायर हुआ करता था। Now the next question is, as per section 95 part 7th of J&K constitution, every judge of the high court shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal after consultation with the governor and the, सवाल आपने समझा होगा कि सेक्शन 95 जो है स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके मुताबिक जब भी स्टेट हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाता तो ये करता कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इसके लिए उनको कंसल्टेशन लेनी पड़ती पहले, एक तो स्टेट गवर्नर की और किसकी, ये और लेनी पड़ती थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, याद रखिएगा। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे थे, ये उन्होंने जे एंड के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से पूछे थे, और इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे हैं वो पूछे थे जे एंड के जीके के। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बहुत सारे बच्चे जो है उनको शायद पता नहीं होगा, काफी सारे ने इन क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से दिया होगा, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स वो होंगे जिन्होंने जे एंड के कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तरह से नहीं पढ़ा होगा, या उनको मौका ही नहीं मिला होगा इस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का, क्योंकि वो फ्रेशर होंगे इस फील्ड में। उन्होंने 2020 से एसएसबी की तैयारी करनी शुरू की होगी, लिहाजा उनको मौका नहीं मिला होगा इस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का। लेकिन उससे जो सवाल एसएसबी ने पूछे हैं, दे आर ऑल टुगेदर रिलेटेड टू जे एंड के जीके, एंड आई होप दैट now you will answer every single question. So let's begin. The first mosque constructed in Srinagar in 1395 by a Persian who came to Kashmir to spread Islam religion in the 13th century is, याद रखिएगा। सवाल क्या पूछा जाता है कि पहली मस्जिद श्रीनगर में बनाई है 1395, एक पर्शियन ने तो कश्मीर आया है किस लिए? इस्लाम को फैलाने के लिए। किस सदी में? 13th सेंचुरी में। तो ये कौन है और ये मस्जिद क्या कौन सी है? ये असल में ये खानका है जो शाही हमदान ने यहाँ पे बिल्ड किया था। नेम द रिवर विच फ्लोज बिटवीन द लद्दाख and Zanaskar range and has several tributaries. Principal among which are Gilgit River, Gumal River and Kabul River. हमें इस रिवर का नाम बताना है जो जनस्कर और लद्दाख रेंज के बिल्कुल बीच फ्लो होता है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो बहुत सारी है, लेकिन प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज उनमें है ये वाली। तो ये कौन सा रिवर है? ये इंडस। Which among the following is not one of those 8 hydroelectric projects planned for speedy construction in the Himalayan state of Jammu and Kashmir by Government of India? हमें इनमें से बताना होगा कि कौन सा नहीं है।
उन 8 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स में से कौन सा नहीं है जो स्पीडी कंस्ट्रक्शन में नहीं आता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था? तो असल में ये कौन है? गंगूवल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। उसके बाद है, गुलमर्ग इज ए हिल स्टेशन एंड ए पॉपुलर डेस्टिनेशन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लाइज इन। हमें बताना होगा कि ये कहाँ पे है। आप इसका ऑप्शन ए भी देख सकते हैं, इसका ऑप्शन बी भी देख सकते हैं, सी और डी। तो वैसे तो ये लगभग सब जानते होंगे कि ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये एसएसबी ने बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा है, ये पीर पंजाल रेंज में है। Which of the following was built in 1862 in a unique French Chateau style of architecture by a Dogra king and has now been converted into a museum? कल ही मैंने इसके हवाले से बात की है, ये कोई और नहीं बल्कि अमर महल पैलेस यानी अमर महल म्यूजियम की यहाँ पे बात होती है। Name the district headquarters situated at a distance of 90 kilometers from the summer capital of the state, whose northern and western borders from the LOC between India and Pakistan। ये हमें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात बतानी है कि ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो हमें यहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताना है जो श्रीनगर से तकरीबन 90 किलोमीटर्स माना जाता है। और यहाँ पे हमें बताना है कि उसका जो नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स है वो दे फॉर्म एलओसी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? ये है कुपवारा। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 4 मेजर रीजन्स, वन ऑफ देम इज प्लेन, इट्स आल्सो कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? कंडी बेल्ट प्लेन को कहते हैं, प्लेन रीजन को। The city of Sufis for the history lovers willing to have a glimpse of Kashmir's past. Situated on the banks of a river, this place offers। हमें तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिंपली अगर आपको ये, अगर आपने पढ़ा भी होगा, जब आपने ये देखा कि द सिटी ऑफ सूफीज, तो आपको बिल्कुल इसका सीधे सीधे जवाब पता होना चाहिए कि यहाँ पे बात हो रही है कुशवा की। क्योंकि मुझे यहाँ पे एक बात याद आ गई, मैंने इसको पूरा क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर हम इस बुक में देखें तो मैंने यहाँ पे अलग सब्र क्यों क्या एक चैप्टर दिया है। मैं आपको दिखा दूं कि वो सब्र क्यों यहाँ पे कैसे है, उनमें आप बिल्कुल देखेंगे सिटी ऑफ सूफीज कौन सी है। इधर आप देख सकते हैं सिटी ऑफ सूफीज, आप यहाँ पे मेरे साथ ढूंढिए। देखिए ये सारे मैंने यहाँ पे इस बुक में सब्र क्यों दिए हैं कि किस इलाके को क्या कहते हैं। यहाँ पे मुझे आप मदद कीजिए। सिटी ऑफ सूफीज, तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि ये कौन है। सिटी ऑफ शीट्स, सिटी ऑफ सूफीज। मैं इसको सर्च ही करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये निकल आया है सिटी ऑफ सूफीज जो है, ये आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं। सिटी ऑफ सूफीज किसको कहते हैं? ये कुटवा को कहते हैं। यहाँ पे आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। तो लिहाजा हमें ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी। जब हमने ये देखा है कि ऊपर इसने दिया है सिटी ऑफ सूफीज, तो नीचे इसका कुटवा आंसर आ रहा है, तो हमें सीधे सीधे कुटवा पे जाने की जरूरत थी, हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। And national park includes the catchment of two valleys which drain into the river Indus and is also named after the famous monastery. Which of the following is this national park? अगर आपको याद है हिम्मस के नाम से एक मोनेस्ट्री भी है और हिम्मस के नाम से एक नेशनल पार्क भी है, तो लिहाजा ये और नहीं बल्कि हिम्मस नेशनल पार्क है। The climate of Jammu and Kashmir is to a large extent influenced by the mountains. It it is surrounded it is surrounded by, the temperature is greatly moderate by these mountains
and the water bodies. Which among those mentioned below is a subtropical region? यहाँ पे ओवरऑल देखो इसने बात कैसी घुमाई है। असल में ये शॉर्ट में कहना चाहता है कि सब ट्रॉपिकल रीजन आप बताइए कौन सा है जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे खुसूस इन चारों में जो सब ट्रॉपिकल रीजन की बात करते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि जम्मू है। When did the treaty between the government of India and the government of Pakistan concerning the utilization of the waters of the Indus system of rivers come into existence? यहाँ पे असल में क्या बात करते हैं ये कि इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई है वो कब हुई है शॉर्ट में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो वो हुई है सितंबर 19 सितंबर 1960 में। मुख्तसर ऐसे कहते हैं जनस्क रिवर with its fast and furious waters and huge waterfalls, freezes completely, and huge ice sheets hung much to the astonishment of the beholders. This place has a long and severe winter with the temperature going down to more than 40 degrees below zero. The temperature in summers, however, soars to 45 degrees, making it extremely hot. This place is ये हमें बताना होगा कि ये कौन सा है। तो ये हालांकि ये वो इलाका है जहाँ पे अगर हम विंटर की बात करें तो टेम्परेचर बिल्कुल जीरो की ओर चला जाता है। 40 डिग्री बिलो जीरो याद रखिएगा। तो लेकिन अगर गर्मी की बात करें तो 45 डिग्री तक वहां पे गर्मी हो जाती है। तो ये इसकी बात हो रही है, लद्दाख की बात हो रही है। The Ravi is a transboundary river flowing through northwestern India and northeastern Pakistan. This river drains a total catchment area of 14,442 square kilometers in India after flowing for a length of। बात तो ऐसा ये कहता है कि इंडिया में रावी रिवर जो है ये कितना फ्लो होता है। इसका जो आंसर है वो 720 किलोमीटर से। देखो आप क्वेश्चन कैसे इसने पूछा याद रखिएगा। आप बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। द रावी इज अ ट्रांसबाउंडरी रिवर flowing through northeast western India and northeastern Pakistan. The river drains a catchment area of इतना इतना in India after flowing for a length of इतना इतना। याद रखिएगा ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन है कि इंडिया में असल में ये पूछा कि इंडिया में इसका जो कैचमेंट एरिया है इंडिया में ये कितना फ्लो होता है। इसमें वही इसको पूछना है। लेकिन देखो सवाल को कैसे घुमाया है एसएसबी ने। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो है 720 किलोमीटर्स। आप देख सकते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। जम्मू एंड कश्मीर हैज एन इंटरनेशनल बॉर्डर विद चाइना इन द नॉर्थ एंड ईस्ट and the line of control separates it from the Pakistan occupied Kashmir in the dash west and northwest respectively। ये आप मैप पे बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये क्लियर वहीं पे हो जाएगा। Sonmarg is famous for its natural beauty and popular for its alpine flowers, silver birch and pine trees। Sonmarg is famous for। देखिए सवाल कैसे किया है। ये तो आपको तो थोड़ा घुमा के क्वेश्चंस पूछता है। असल में इसको पूछना था शॉर्ट में कि सोनमर्ग जो है उसको क्या कहते हैं। व्हाट्स द अदर नेम ऑफ सोनमर्ग। सोनमर्ग की ब्यूटी जो है सोनमर्ग को क्या कहते हैं इसको सिंपली बताना था कि सोनमर्ग को हम दूसरे नाम से जानते हैं। किस नाम से यहाँ बिल्कुल मेरे साथ देख सकते हैं हम इसको मीड ऑफ गोल्ड के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसे इसने नहीं बताया। उसने आपको घुमा के यहाँ पे लाया है मीड ऑफ गोल्ड पे। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हैव डिपॉजिट्स ऑफ डिफरेंट age and grades of limestone. The limestone of Kashmir is of high quality and is used in the manufacture of cement and। असल में ये बताता है कि कश्मीर में सीमेंट कहाँ पे बनता है। लेकिन सवाल को देखो कैसे घुमाया है। तो ये भी आप आसानी से इसको और इससे पता चलता है कि आपकी नॉलेज डेप्थ होनी चाहिए। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो मैंने इन क्वेश्चंस को देख के समझी है वो ये है कि यू हैव present yourself very active and intelligent during examination।
आपने कितनी भी मेहनत की होगी, कितनी भी इंफॉर्मेशन आपने हासिल की होगी, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होगा, तो ये क्वेश्चंस तो आपके हाथ से निकल जाएंगे। हालांकि क्वेश्चन एसएसबी बिल्कुल बेसिक पूछता है, लेकिन थोड़ा सा आपको होशियार रहना होगा कि किस सवाल का क्या जवाब और एसएसबी पूछता क्या है। According to the Department of Geology and Mining, which among these is used as a decorative stone for buying and found in Kargil, Leh, Gaunderbal, Baramulla, Punch and Doda in abundance? कौन सा चीज इन बहुत जगह में बहुत abundance में पाया इन जगह में abundance में पाया जाता है, तो ये है ग्रेनाइट। It is the amended edition of the Record of Rights, and actually that part of Record of Rights which gives the list of landholders and tenancy holders with details of fields, rents paid by each tenant, and land revenue paid by each landholder. What is being referred to here? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सिंपली जमाबंदी की बात हो रही है, जिसपे ये सारा कुछ मेंशन होता है। चाहे हम जमीन की बात करें, फील्ड की डिटेल की बात करें, रेंट्स पेड बाय टेनेंट्स, रेवेन्यूज वगैरह वगैरह, ये जमाबंदी की यहाँ बात हो रही है। The wildlife sanctuary is located 76 kilometers from Srinagar, near Pahalgam, and has an area of Itna Itna. The sanctuary has acquired an outstanding position for its varied and magnificent species, which wildlife sanctuary here we are talking of. जब भी यहाँ पहलगाम की बात आई, तो याद रखिएगा ये कोई और नहीं बल्कि ओवीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है। उसके बाद CVPP has been incorporated on 13th June 2011 as a joint venture company of NHPC Limited and JKSPDC, यानी ये जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो कॉरपोरेशन होता है, उनके दरमियान और स्टेट पावर कॉरपोरेशन के दरमियान, यानी जे के स्टेट के दरमियान ये हुआ है। और ये हुआ है 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, पकुलदल, कीरू एंड कावर, पकुलदल, कीरू एंड कावर। तो हमें बताना है कि सी असल में इनको शॉर्ट में पूछना था कि व्हाट डज सीवीपीपी स्टैंड्स फॉर, लेकिन थोड़ा घुमाया है क्वेश्चन को। तो आपको बताना होगा कि सीवीपीपी क्या होता है। ये है चुनाव वैली पावर प्रोजेक्ट्स। असल में ये क्यों पूछता है, ये जो पकुलदुल है, किरू कवर है, ये असल में पावर प्रोजेक्ट्स किस पे है, चुनाव रिवर पर है। इसीलिए इनको थोड़ा चुनाव वैली पावर प्रोजेक्ट्स के नाम से यहाँ पर रेफर किया है। तो उसके बाद in February 2017, the Jammu and Kashmir Legislative Assembly passed the bill aimed at giving free of cost ownership rights of 16.60 lakh canals of state land under the occupation of farmers in Jammu and Kashmir, which bill is being referred to। ये एक फेमस बिल है और इसको कहते हैं रोशनी बिल। आप इसके बारे में बिल्कुल जरूर पढ़िएगा एग्रीकल्चर में, क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये यहाँ पे हमने बिल्कुल हाँ दिया होगा रोशनी। और जहाँ तक मुझे याद है हमने इस पे रोशनी एक्ट दिया है। देखो इस बुक में हमने रोशनी एक्ट दिया है। ये बिल्कुल रोशनी एक्ट के हवाले से ये पूरी इंफॉर्मेशन इस बुक में अवेलेबल है, तो हम उधर नहीं जाएंगे, हमें तो अपने क्वेश्चन से अभी मतलब है। तो ये रोशनी बिल है। उसके बाद which of the following is a hydroelectric project that will be built over the Chandra basin? तो ये कोई और नहीं बल्कि Kirthai first। There is a wide scope of mineral resources in Jammu and Kashmir state. Which of the following is used in the manufacturing of cement? ये ऊपर भी बात हुई है, याद रखिएगा। जब सीमेंट की बात आ जाए ना, तो लाइमस्टोन आपका आंसर होना चाहिए। तो बिना अपना टाइम जाया करते हुए हमने लाइमस्टोन को दिया है, क्योंकि यहाँ पे बात आई है किसकी, सीमेंट की। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे थे जे के एसएसबी ने 2018 में। मैं खुद इस पेपर में अपियर हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि इस पेपर को देख के आपको काफी फायदा, काफी इस्तेफादा हासिल हुआ होगा, और आपने अंदाजा किया होगा कि जे के एसएसबी किस तरह के सवालात पूछता है और कैसे वो क्वेश्चन को घुमाते हैं। असल में क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड वो देखना चाहते हैं कि आप
किस तरह सवाल को समझते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अपनी प्रिपरेशन के साथ-साथ आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो भी आपके साथ होना चाहिए। कब? जब आप एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएँगे। तो उम्मीद करते हैं और दुआ भी रब से करते हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द आपको कामयाबी अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।